साथ आयुषी। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी और उत्तराखंड की हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता। चाहे बात आप राजनीति की कर लें या अपराध की या फिर जन सरोकार की, हर खबर यहां मिलेगी, विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल, खबरों में धार भी होगी और रफ्तार भी होगी। वादा है आपसे, कोई भी खबर छूटेगी नहीं। इस बुलेटिन में आज होगा मॉर्निंग का हर वो जरूरी अपडेट, दिखाएंगे आपको खास अंदाज में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। अब बात करेंगे गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की, जिसे लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। महिला से छेड़छाड़ के मामले में लोअर कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद आज सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखिए, कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को केस डायरी अपने साथ ले आने की बात कही है। और यह भी आपको बताएं कि अभी श्रीकांत त्यागी ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल में बंद है। श्रीकांत का महिला से अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उसे मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार भी बड़े छानबीन के बाद, दबिश देने के बाद तब हुआ था श्रीकांत। इसके बाद आज का दिन बहुत अहम बताया जा रहा है, क्योंकि आज सेशन कोर्ट में श्रीकांत की जमानत पर सुनवाई होनी है। पिछले अगर कुछ तारीखों की बात करें तो सरकारी छुट्टियां थी, और अब देखिए जमानत पर पहली तारीख ले ली गई है। आज सुनवाई होनी है। देखना यह होगा कि कोर्ट से क्या अपडेट आती है। लेकिन श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें आज बढ़ेंगी या कम होंगी, आज इस सुनवाई से तय होगा। आज इस बात का फैसला होगा, जमानत मिलेगा या नहीं। तो देखिए, नोएडा का बिगड़ैल नेता अब गिड़गिड़ा रहा है। सलाखों के पीछे बंद श्रीकांत त्यागी को जेल से रिहाई की टेंशन हो रही है, और वो लगातार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी भी दे रहा है। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या गालीबाज को अदालत से राहत मिलेगी या फिर शामत आना तय है। तेरे पति को जानता हूं, मेरी बहन जैसी है। महिला के साथ गाली गलौज करने वाले श्रीकांत त्यागी की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में बंद श्रीकांत त्यागी को अब जेल से बाहर आने की चिंता सताने लगी है, और आज सबकी नजर अदालत के फैसले पर टिकी है। दरअसल महिला से छेड़खानी के मामले में लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आज सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा धारा 420, 419 और 482 के मामलों में लोअर कोर्ट में जमानत पर बहस के बाद फैसला होगा, जिसके लिए अदालत ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को केस डायरी के साथ हाजिर होने के आदेश दिए हैं। पिछली सुनवाई में सूरजपुर कोर्ट से श्रीकांत त्यागी को झटका लगा था, और कोर्ट ने छेड़छाड़ के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी। और अब श्रीकांत त्यागी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जहां जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान के आतंकी मोहम्मद नदीम और उसके साथी सैफुल्लाह की आज पुलिस कस्टडी रिमांड एटीएस मांगेगी। दोनों आतंकी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश में बड़ी तबाही की साजिश रचना चाह रहे थे। इस पूरे षड्यंत्र में उनके 5 और साथी भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में एटीएस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दोनों आतंकियों को रिमांड पर लेकर प्रदेश में तबाही की साजिश की जो परतें हैं वो एटीएस खोल सकती है। कम से कम 7 दिन की रिमांड अर्जी एटीएस दाखिल कर सकती है। वहीं सैफुल्लाह का इटावा कनेक्शन भी सामने आया है। इटावा के मदरसा अरबिया कुरानिया में रहकर सैफुल्लाह ने पढ़ाई भी की थी। ऐसे में कई परतें खुल सकती हैं। सबसे अहम रहेगा रिमांड को लेकर की ये अर्जी। रिमांड बताई जा रही है 7 दिन की हो सकती है, और इन 7 दिन रिमांड पर लेने के बाद एटीएस लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन इनके साथी हैं, कब से कहां से जुड़ करके इन्होंने ये मंसूबे पाले, और उसे जमीन पर उतारने के लिए कहां से मदद ली। ये तमाम चीजें रिमांड पर लेने के बाद ही साफ हो पाएंगी। ये देश के दुश्मन हैं, जो आजादी के जश्न में बड़े आतंकी हमले करने की साजिश में जुटे थे। ये वो दहशतगर्द हैं जो अपने आकाओं के इशारे पर भारत को दहलाने की तैयारी में थे।
आजमगढ़ से पकड़े गए आतंकी मोहम्मद नदीम के बाद अब उसके साथियों की धरपकड़ तेज हो गई है। देश के खिलाफ साजिश रचने वालों की तलाश में एटीएस की टीम जुटी है। अब एटीएस की टीम पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए इन दोनों आतंकियों को रिमांड पर लेने वाली है। इनसे पूछताछ के लिए बहुत जल्द रिमांड अर्जी दाखिल की जा सकती है, क्योंकि दावा है कि इस साजिश में इन दोनों के साथ 5 और साथी भी शामिल थे, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। इस बीच कानपुर से पकड़े गए आतंकी सैफुल्लाह का इटावा कनेक्शन भी सामने आया है, जहां उसने अरबिया कुरानिया नामक मदरसे में रहकर पढ़ाई की थी। एक बच्चा हमारे यहाँ जून 2019 में आया था और वो बच्चा 16 जून को, और उसने हिफ्ज़ में एडमिशन लिया। हिफ्ज़ की पढ़ाई के लिए, यानी जो कुरान की मेमोराइजेशन का कोर्स होता है, कुरान को कंठस्थ किया जाता है, याद किया जाता है ओरली, तो उसमें उसने पढ़ा और फिर वो मार्च तक रहा यहाँ। मार्च के बाद वो चला गया, जो लॉकडाउन लगा 19-20 मार्च को, उसके बाद वो चला गया 2020 में। और उसके बाद से हमारा उससे कोई लिंक नहीं रहा, वो कहाँ है, क्या करता रहा। दावा है कि हबीबुल इस्लाम और सैफुल्लाह भी जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान संगठन से जोड़ा था और जैश-ए-मोहम्मद के चीफ कमांडर मसूद अजहर के भाई रऊफ अजहर के इशारे पर आतंकवादियों के लिए वर्चुअल आईडी बनाता था, जिसे एटीएस की टीम ने कानपुर से गिरफ्तार किया है। मूल रूप से बिहार के मोतिहारी का रहने वाला सैफुल्लाह का परिवार फतेहपुर में आकर बस गया था। सैफुल्लाह के पिता का दावा है कि सैफुल्लाह को काफी पहले ही उन्होंने घर से भगा दिया था। ईद के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया था, उससे हम नाराज भी थे, बल्कि हमने उनको निकाल भी दिया था। देश के खिलाफ साजिश रचने वाले सैफुल्लाह को लेकर लोग कुछ ज्यादा बोलने को तैयार नहीं हैं। हालांकि उसके पकड़े जाने के बाद कई जगह दहशत का माहौल है। सूत्रों के मुताबिक सैफुल्लाह के फोन से पाकिस्तान समेत कई देशों में बैठे आकाओं के नंबर मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। इन दोनों के खिलाफ मिले सुरागों के बाद एटीएस की टीम जल्द इनके दूसरे साथियों पर भी शिकंजा कसने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, ये अहम कड़ी है और इस कड़ी से जुड़ती हुई कड़ियों के बारे में पता लगाना यही कोशिश रहेगी एटीएस की। लेकिन इसके अलावा बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये समझने के लिए हम ग्राउंड का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी मौजूद हैं और विवेक से ये समझना जरूरी है। विवेक, देखिए, बहुत सारी जानकारी तो साझा नहीं की जाती है, कुछ कुछ चीजों पर जांच चल रही होती है, लेकिन अभी जो मौजूदा जानकारी है वो किस तरफ इशारा करती है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो थी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को शांतिपूर्वक निपटा लेने की, जिस तरह से आतंकी संगठनों ने एक चैलेंज दिया था, एक चुनौती दी थी, आतंकी साया मंडरा रहा था पूरे आयोजन पर, उसको शांतिपूर्वक निपटा लिया गया है। 2 आतंकी पकड़ लिए गए हैं। इसके अलावा उनके 5 साथी, यानी जब मोहम्मद नदीम पकड़ा गया था तो उसने पूछताछ में बताया था कि उसने 6 लोगों को और ट्रेन किया है। ट्रेनिंग जो बम बनाने की थी, आईडी बनाने की थी, उनकी जो किताब थी उससे देखकर जो उसने बम बनाना सीखा था। इसके अलावा लोन वुल्फ अटैक वाली थ्योरी, दोनों तरह से ट्रेनिंग के लिए उसने 6 आतंकियों को, या स्लीपर सेल उनको कहें या एजेंट कहें, उनको ट्रेन किया था। उसके बाद संगठन से जोड़ा भी था, यानी तहरीक-ए-तालिबान और जैश-ए-मोहम्मद के तमाम आकाओं से उनकी बातचीत कराई थी। मुलाकात तो किसी की भी नहीं हुई थी। मोहम्मद नदीम की भी मुलाकात किसी आतंकी जो सरगना है या लीडर है उनसे नहीं हुई थी, लेकिन मोबाइल से और सोशल मीडिया से दोनों आपस में संपर्क में थे। अब सबसे बड़ी चुनौती जो एटीएस के सामने है, सुरक्षा एजेंसियों के सामने है, वो ये है कि बाकी 5 लोग कहाँ हैं और नूपुर शर्मा के अलावा और कौन कौन से टारगेट थे। नदीम ने बताया कि आरएसएस के कुछ बड़े नेता थे, कुछ प्रदेश सरकार के मंत्री थे, कुछ अधिकारी निशाने पर थे, लेकिन इनके नाम क्या हैं, कौन कौन से हैं? क्योंकि देखिए, इनकी ट्रेनिंग बड़ी हार्डकोर होती है, जो माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, उसमें इनसे कुछ भी उगलवाना बहुत संभव नहीं होता है। उसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है,
साइंटिफिक टेक्निक्स आजमानी पड़ती हैं, वो सब आजमाई जा रही हैं। लेकिन अभी 4 दिन चूंकि स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम रहा, कार्यक्रम रहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो उस वजह से रिमांड पर नहीं ले सके। अब आज यानी सारे कार्यक्रम खत्म हो गए, एटीएस फ्री हो गई है। सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा की थी, वो शांतिपूर्वक कार्यक्रम निपट गया। अब होगी छानबीन आगे की, यानी आगे क्या होना है, इनके 5 साथी कौन कौन है, कहाँ हैं, ये नाम तो मिल चुके हैं, लेकिन उनको ट्रैक कैसे किया जाएगा, और दूसरी बात कि टारगेट्स कौन कौन से थे, उसके लिए क्या तैयारियां की थी, ये सब चीजें उनको जेल से बाहर बिल्कुल विवेक, और इसके साथ जिस बात का आपने जिक्र किया वो है कि इनको ट्रेनिंग कहां से मिलती थी। देखिए, इस फैक्ट्री पर नजर पड़नी बेहद जरूरी है जहां से ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं और खतरे का सबब बन रहे हैं। शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ब्रजेश सिंह की, जिनकी आज पेशी होनी है। 21 साल पुराने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमले के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसी मामले में ब्रजेश सिंह मुख्य आरोपी हैं, तो ये अहम सुनवाई होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई आज होगी और माफिया ब्रजेश सिंह की ये सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे ब्रजेश सिंह। आपको बता दें, ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को पिछली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हो पाए। इसके बाद कोर्ट ने आज यानी कि 16 अगस्त की तारीख तय की है। वहीं त्रिभुवन सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से जुड़ेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है और इस मामले में एक गवाह की भी गवाही होनी है। बाहुबली मुख्तार का जानी दुश्मन जो 14 साल बाद जेल से बाहर आया है। एक हफ्ते पहले सलाखों से आजाद हुए माफिया ब्रजेश सिंह की टेंशन बरकरार है। करीब 14 साल कैद में रहने के बाद आज फिर से 21 साल पुराने केस में पेशी हो सकती है। दरअसल 21 साल पहले मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमले के मामले में ही ब्रजेश सिंह को जेल हुई थी और आज फिर रिहाई के बाद उसी केस में पेशी हो सकती है। गाजीपुर के उसरी कांड में मुख्य आरोपी है ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह के साथ त्रिभुवन सिंह भी आरोपी है। 21 साल पहले माफिया मुख्तार पर हमला हुआ था। हमले में मुख्तार के गनर समेत 2 लोगों की मौत हुई थी। उसी केस को लेकर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ब्रजेश सिंह की पेशी संभव है। वहीं इसी केस में आरोपी त्रिभुवन सिंह को वर्चुअली पेश किया जा सकता है, क्योंकि आज ही उसरी कांड से जुड़ी एक गवाही भी दी जाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, एक और खबर है जहां आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। बताया जा रहा है 10 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। तो कैबिनेट की बैठक मंगलवार को अमूमन होती है। आज भी ये प्रस्तावित है बैठक, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यहां पर अहम होगा 10 प्रस्तावों पर जो निगाहें हैं उसे देखने के बाद, सुनने के बाद उस पर मुहर भी लगाई जा सकती है। तो देखना होगा कि कौन कौन से 10 वो प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक है लोक भवन में, वक्त है सुबह 11 बजे का। तो निगाहें रहेंगी आज कि लोक भवन से क्या अपडेट आती है, क्या खबर आती है, इन 10 प्रस्तावों को लेकर के क्या मुहर लगती है। सीएम योगी हमेशा की तरह अमूमन मंगलवार को ही ये बैठक होती है। सुबह 11 बजे लोक भवन में आज होगी। 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर निगाहें हैं जिन्हें मंजूरी मिल सकती है। और देखिए, वहीं कैबिनेट की बैठक से पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करेंगे। आज अटल जी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम योगी सुबह 10:30 बजे लोक भवन पहुंचेंगे और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। 10:30 बजे लोक भवन पहुंचने का कार्यक्रम है और आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है, तो ये भी जानकारी है कि अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करेंगे, प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे।
चलिए आज आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली। अटल स्मृति स्थल से तस्वीरें आ रही हैं जहां आज पुण्यतिथि के मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जा रहा है। और देखिए आप तस्वीरों में गृह मंत्री को देख सकते हैं, अमित शाह मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। एक पुण्यतिथि के मौके पर ये संगीत, और सभी जानते हैं अटल जी का लगाव संगीत और साहित्य दोनों से रहा है। उनकी कविताएं कालजयी हैं। ऐसे में सदैव अटल स्मृति स्थल पर आज तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखा जा रहा है इस वक्त, जिसमें गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते देख सकते हैं। कृष्णा त्यागी परिस्त्री देने मात रे सब दृष्टि ने कृष्णा त्यागी परस्त्री देने मात रे थकी असत्य न बोले थकी असत्य न बोले पर धन नव झाले हाथ रे वैष्णव जन तो मैंने कहिए दे पीड़ पराई जाने रे। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं, जहां याद किया जा रहा है भनक पड़ेगी का नाम जप नाम जप नाम जप बाबरे नाम जप नाम जप नाम जप बाबरे जन्म मिले ना दोबारा नाम जपन से मुक्ति है मिलती नाम कहीं है सहारा नाम जपन से मुक्ति है मिलती नाम कहीं है सहारा। सदैव अटल स्मृति स्थल से तस्वीरें आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की ये तस्वीरें हैं। और देखिए आप इसके साथ ही रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व राष्ट्रपति जी माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी भी यहाँ पर पधार चुके हैं। देखिए रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति वो भी पहुंच चुके हैं स्मृति स्थल पर। सदैव अटल स्मृति स्थल है और देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जो विश्व गुरु की गरिमा रखता है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखा जा सकता है, जनजीवन में सत्य महकता हो। और यहाँ पर आज याद किया जा रहा है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को। उनके पुण्यतिथि के मौके पर एक स्मृति स्थल जिसका नाम है सदैव अटल, वहीं पर पहुंच करके माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, याद किया जा रहा है। और ओम बिरला भी देखे जा सकते हैं, लोकसभा स्पीकर, और सभी इस वक्त मौजूद हैं। स्क्रीन पर आप देखिए जहां पर बातचीत करते हुए, और स्मृतियों में अटल सदैव हैं, यही सोच करके नाम दिया गया है उनकी स्मृति स्थल का सदैव अटल। तो आज पुण्यतिथि के मौके पर शुभागमन याद किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और माननीय राष्ट्रपति जी का श्रद्धेय अटल जी की नजर में गवर्नेंस की गुणवत्ता, जनसेवा तथा राष्ट्रहित सर्वोपरि थे। वे सिर्फ एक ताकत थी। तो ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली से। काम करती थी, राष्ट्र प्रथम की जिद काम करती थी। यही अटल मंत्र न्यू इंडिया हृदय में संजोए विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अटल जी के आदर्श न्यू इंडिया के अटल संकल्प बन गए हैं। श्रद्धेय अटल जी ने कभी भी आदर्शों से समझौता नहीं किया, सिद्धांतों पर सदैव अटल रहे, आदर्शों के अटल सूत्रधार रहे, लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी, देश सम्मान के लिए
हिमालय के समान अटल। वे कहते थे, स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। एक नया भारत के जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो, जो प्रगति से जोड़ दे ऐसी सड़क चाहिए, देश सारा गा सके वह गीत गाना है चाहिए। एक नया संगीत देखो आज तो कण कण में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके तो तस्वीरें आपके सामने हैं सदैव अटल स्मृति स्थल दिल्ली से, जहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं और लोकसभा स्पीकर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी से जो नाता रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न, उनकी जो सेवाएं और उनकी जो कविताएं वो देश कभी भुला नहीं सकता है। और संभवतः इन तमाम नेताओं के जीवन में, जीवन काल खंड में कहीं ना कहीं उनसे संबंध जिस तरीके का रहा है, राजनीतिक गुरु के तौर पर देखे जाते हैं। अटल को एक पाठशाला कहा जाता है जहां राजनीति और साहित्य दोनों एक साथ मिलती है और ये दोनों चीजें अपने आप में एक अनूठा संगम है। इसीलिए आज के दिन इकट्ठा होकर उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता। और देखिए उनके स्मृति स्थल को आज सजाया गया है। आज के दिन ही वो पंच तत्व में लीन हुए थे और ऐसे में ये जो तमाम नेता आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनका संबंध रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं अटल से सीखा है और उन यादों को साझा करने का आज दिन है। उनकी स्मृति में सदैव अटल स्मृति स्थल को सजाया गया है, एक भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और देखिए खास बात यह है, अगर स्मृति स्थल को देखें आप अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की, तो उनकी ही लिखी पंक्तियां हैं, जगह जगह वो उकेरी गई हैं। और देखिए वो अपने आप में कालजयी हैं, उनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक राष्ट्र नेता जिसका मन इतना कोमल है कि वो कविताएं लिखता है, कविताओं का संकलन है और वो साहित्य के प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां बीजेपी के नवनिर्माण में एक नींव की भूमिका निभाई, इसके अलावा बीजेपी के साथ तब तक साथ दिया जब तक कि बीजेपी को हम, या यूं कहें कि जिस रूप में आज देख रहे हैं उसमें एक अटल योगदान रहा है। आज यादों में अटल हैं और उन्हें नमन करने के लिए, याद करने के लिए देखिए कौन कौन पहुंच रहा है। लगातार आपके सामने हम तस्वीरें रख रहे हैं, कई वरिष्ठ नेता, स्मृति ईरानी पहुंच चुकी हैं और एक एक करके आज अपनी यादों को साझा करेंगे। इन तस्वीरों में आप देखिए कि तमाम बड़े नेता, दिग्गज इस वक्त इकट्ठे हैं और इन सभी का कहीं ना कहीं जिंदगी का कोई ना कोई बड़ा हिस्सा अटल बिहारी वाजपेयी से सीखने में बीता है। तो आज उसी क्षण को, उन्हीं यादों को, या यूं कहे सीखों को साझा भी कर रहे होंगे ये तमाम बड़े नेता। नमन। आज अतीत की कितनी ही स्मृतियां। तो देखिए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, जिनको याद करने के लिए ये बड़ा आयोजन है और उससे जुड़ी 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। जब उसका लाडला हो गया था। देखिए अटल जी को नमन करने के लिए किस तरीके से तमाम बड़े नेता रुक करते सुबह से ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो बीच में आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, ये सभी इकट्ठा होकर के याद कर रहे हैं क्योंकि स्मृति में अटल हैं। पूर्व राष्ट्रपति को भी देख सकते हैं आप, रामनाथ कोविंद, वो भी बैठे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करना नहीं है, अटल सदैव हैं। उनकी यादों को, उनकी सीखों को साझा करने का दिन है आज। भजन का कार्यक्रम है और लगातार उसमें शामिल होते ये बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। देखिए गृह मंत्री ने याद किया, क्रांति दूत और राष्ट्र धर्म की संस्कृति की निष्ठाओं के प्रणबल अकूत थे अटल। कहो फिर किस कारण तुम हमें छोड़कर चले गए।
थे अटल, कहो फिर किस कारण तुम हमें छोड़कर चले गए, क्यों कर आशा विश्वास भरे अंतस झिंझोड़ कर चले गए। अवरुद्ध कंठ के विदा गीत लोहित ललाम स्वीकार करो, हर विहल मानस के अंतिम वंदन प्रणाम स्वीकार करो, अंतिम वंदन प्रणाम स्वीकार करो। तो देखिए, प्रणाम करने का दिन है और उनकी आज याद मौलिकता के करने का दिन है। संबंध में और देखिए, आप तस्वीरों में आलेख में साफ कहा गया है देखेंगे कि किस उनका तरीके से कहीं पर भी लगातार होना सिलसिला चल रहा एहसास है। उनका कहीं पर भी दिखना काफिला विश्वास है, एक के बाद एक उनका कहीं आगे पर बढ़ रहा चलना है। और निस्वार्थ देखिए, है, राष्ट्रपति द्रौपदी उनका मुर्मू कहीं भी पर आ चुकी बोलना हैं। साहित्य उनके है, स्वागत में उनका खड़े थे कहीं ये पर तमाम रहना बड़े नेता, परिवार है। प्रधानमंत्री, और इस अब स्वयं सबसे में आगे एक संदेश थे, अगवानी करती यथा हुई नाम राष्ट्रपति तथा नजर आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू। उनके पीछे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, फिर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति महोदया लोकसभा यहाँ पर स्पीकर, पधार चुकी हैं। इस राष्ट्रीय प्रार्थना अध्यक्ष सभा जेपी में नड्डा, ये शामिल सभी होने दिखाई के दे लिए रहे हैं। और आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं एक फ्रेम में ये तमाम बड़े नेता आगे बढ़ते हुए, राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदया, उपराष्ट्रपति, माननीय रक्षा उपराष्ट्रपति मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी अब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति महोदया और उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, उद्घोषणा हो चुकी है किस क्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और अब हम तस्वीरें भी देख सकते हैं कि आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है राष्ट्रपति, उनके बाद आज अटल उपराष्ट्रपति, जी की फिर बहुत याद आ रही प्रधानमंत्री है। पुष्पांजलि माननीय अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति महोदया इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने पधारी हैं। सबसे पहले उनके कर कमलों द्वारा श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। आज श्रद्धेय अटल जी की बहुत याद आ रही है। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। सचमुच कहीं खो गई है वो पवित्र ओस की बूंद। माननीय राष्ट्रपति महोदया अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी को हमारे दिलों में प्रेरणा की लौ जलाकर श्रद्धेय अटल जी चले गए। ये प्रेरणा जो लौ उन्होंने जगाई है हम सबके हृदय में, वो राष्ट्र प्रेम की मशाल बन गई है और न्यू इंडिया उन्हीं आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, पुनः नतमस्तक श्रद्धेय अटल जी के प्रति। और अब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। राष्ट्र पुरुष, भारत के रत्न, युग पुरुष श्रद्धेय अटल जी को पुष्पमय श्रद्धांजलि माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुष्पांजलि। वे कहते थे, कितने पत्थर शेष न कोई जानता, अंतिम कौन पड़ाव नहीं पहचानता, अक्षय सूरज अखंड धरती, केवल काया जीती मरती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए श्रद्धेय अटल जी को। भावांजलि, स्मरणांजलि, कार्यांजलि प्रकट कर रहे हैं। और अब पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के द्वारा श्रद्धा सुमन, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री जी, यहाँ पर श्रद्धेय अटल जी के परिवार के सदस्यगण भी मौजूद हैं। आदरणीय नमिता जी और आदरणीय रंजन भट्टाचार्य जी, जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान को जोड़ना उनके दूरदर्शिता का परिणाम था।
और श्रद्धेय अटल जी के लिए श्रद्धानथ भावांजलि देते हुए आदरणीय नमिता जी, माननीय रक्षा मंत्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। न्यू इंडिया कार्यांजलि स्मरणांजलि प्रस्तुत कर रहा है श्रद्धेय अटल जी को, और श्री पीयूष गोयल जी यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। तो यादों में अटल और उन्हें श्रद्धांजलि देने की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें लगभग तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और अभी भी ये क्रम चल रहा है। अटल जी की दत्तक पुत्री ने श्रद्धांजलि दी और इस तरीके से ये क्रम बढ़ता चला जा रहा है। सुबह से ही जिस तरीके का माहौल है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया जा रहा है। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए हैं और एक एक करके अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। तमाम बड़े नेता मौजूद हैं जिनकी स्मृतियों में अटल हमेशा रहेंगे। आज का दिन उनके पुण्यतिथि के मौके पर तमाम ये बड़े नेता बैठ करके इस भजन को सुन करके उनको याद करेंगे, क्योंकि जहां साहित्य, कविता और भजन से एक अलग लगाव था पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने के लिए इस बड़े आयोजन की तस्वीरें आपके सामने हैं। सदैव अटल एक स्मृति स्थल है जो अपने आप में अलग है, क्योंकि यहाँ के कोने कोने पर अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियाँ, उनकी कविताएं लिखी गई हैं, उकेरी गई हैं और आज का दिन उन्हें याद करने का दिन है। तमाम बड़े नेता आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, हाथ जोड़े श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद, परिक्रमा लगाने के बाद। और देखिए थोड़ी देर यहाँ बैठ करके इस भजन को सुनेंगे, मौन रखेंगे, याद करेंगे, क्योंकि इन सभी बड़े नेताओं के जिंदगी का एक अहम हिस्सा जुड़ा हुआ है। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई। राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति ने सब कुछ सूझा।
तो लगातार ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अटल स्मृति स्थल से, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और एक बार फिर से आपको ले चलते हैं, वहां पे तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तस्वीरें आ रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज याद किया जा रहा है उनके पुण्यतिथि के मौके पर। और इस भजन को सुनते हुए आपको स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तमाम दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रटना की, नाम रटना की। संत रविदास जी का यह पद, तुम चंदन हम पानी, परमात्मा और पर्यावरण का प्रकृति का समन्वय है। पर्यावरण हमें हमेशा प्रेरणा देता है जीवन में नित्य नए अनुसंधान करने के लिए। इसलिए आइए, नदियाँ, जल, वृक्ष हम सब लोगों को मानवता का संदेश देते हैं और यही संदेश हमारे जीवन की प्रेरणा है। इसलिए नदियाँ, जल, ये पर्यावरण जो परमात्मा स्वरूप है, उसकी प्रेरणा हम सबके लिए क्या। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अगर सच इसका। तो स्मृति स्थल से ये तस्वीरें देख रहे थे आप, और संगीत और भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है अटल की यादों में। चलिए बिल्कुल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस की। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की चौपाल आज होने वाली है। 18 अगस्त में कांग्रेस प्रदेश भर में जो है प्रदर्शन करने वाली है और महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने की तैयारी उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। इसे लेकर एक चौपाल का आयोजन किया जाएगा। रणनीति क्या कुछ रहेगी उससे लेकर चर्चा फिलहाल की जाएगी। तो सरकार को घेरने की तैयारी में है कांग्रेस और एक बार फिर से महंगाई के खिलाफ चौपाल लगाने जा रही है। 18 अगस्त से कांग्रेस चौपाल की शुरुआत करेगी। किस तरीके से सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरना है, इस तमाम चीज को लेकर चर्चा की जाएगी। 28 अगस्त से कांग्रेस की ये चौपाल चलेगी। तो उत्तराखंड कांग्रेस की तैयारी सरकार को घेरने की, भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लगातार इससे पहले भी तमाम तस्वीरें भी हमने देखी किस तरीके से जो कांग्रेस है समय समय पर सरकार को घेरने की कोशिश करती है महंगाई को लेकर। और एक बार फिर से जनता से चर्चा कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, चौपाल लगाई जाएगी जिसमें जनता से चर्चा की जाएगी और महंगाई को लेकर ये तैयारी है कांग्रेस की सरकार को घेरने की। बिल्कुल, और देखिए ये अहम है क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर महंगाई के मुद्दे को पूरे देश भर में बात करें कांग्रेस उठाती है, लेकिन अब बारी उत्तराखंड की है। जनता से चर्चा करेगी कांग्रेस, जनता के बीच जाएगी और जानेगी, समझेगी, उनके विचार समझने की कोशिश होगी। और 28 अगस्त तक कांग्रेस की ये चौपाल चलने वाली है। जगह जगह जनता से उनकी राय शुमारी की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की। तो आज उनसे भी जुड़ी अपडेट आ रही है। आपको बताएं कि उनके भी कार्यक्रम के तहत आज देहरादून से खबर है, स्वच्छता एक कार्यक्रम है जिसमें वो हिस्सा लेंगे। सीएम धामी सुबह 10 बजे स्वच्छ बनेगा भारत, ये नाम है अभियान का। इस कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। इस दौरान स्कूली बच्चों के साथ वो बातचीत करेंगे, नजर आएंगे और स्वच्छता की जरूरत कितनी है इसे समझेंगे, समझाएंगे। इन बच्चों के साथ वो नजर आएंगे। तो ये कार्यक्रम तय है उनके शेड्यूल में, जहां 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। स्वच्छता कार्यक्रम के तहत स्कूल के बच्चे मौजूद रहेंगे, उनसे वो बातचीत करेंगे। तो एक अभियान जहां स्वच्छता से जोड़ने की मुहिम है और जोड़ने के लिए नवनिहालों को चुना गया है, स्कूली बच्चों को चुना गया है जो कि देश का भविष्य है। तो उन्हें जोड़ करके ये अभियान आगे बढ़ेगा। और चलिए बात करेंगे एक ऐसे सैनिक की जो 38 साल पहले शहीद हुआ था और उसके परिवार को आज तक
अंतिम दर्शन का इंतजार है। बिल्कुल, आप समझिए कि कैसा वो क्षण रहा होगा उस पूरे परिवार के लिए। 38 साल तक इंतजार किया और अब जाके पार्थिव शरीर उनके घर है। खत्म होगा 38 साल का इंतजार। 1984 से आस लगाए बैठा है परिवार। ये उस शहीद जवान चंद्रशेखर हरबोला का परिवार है जो 29 मई 1984 को सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के वक्त शहीद हो गए थे। लेकिन उनका पार्थिव शरीर 38 साल बाद घर आ रहा है, जिसकी आस में पूरा परिवार बैठा है। दरअसल 19 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान का पार्थिव शरीर घर आ रहा है। 29 मई 1984 को 28 साल के चंद्रशेखर हरबोला शहीद हो गए थे। बर्फीले तूफान में ऑपरेशन मेघदूत के वक्त शहीद हुए थे। 19 लोग दब गए थे, जिनमें से 5 जवानों का शव नहीं मिला था। अब 38 साल बाद सियाचिन में बर्फ के अंदर शहीद का पार्थिव शरीर मिला है। 38 साल के लंबे वक्त में शहीद के परिजनों के आंसू तक सूख गए हैं। लंबे इंतजार के बाद अब परिजनों को अंतिम दर्शन करने को मिलेंगे। कहीं पे सही लग रहा है कि हम अपने हाथों से उनका कर पाएंगे, पर दुख भी हो रहा है क्योंकि हम भूल चुके थे, घाव फिर से रिपीट हो रहा है। सर 29 मई 1984 को जब ये पता चला तो परिवार के सभी लोग काफ़ी स्तब्ध थे उस घटना से, और फिर उसके बाद और भी ज़्यादा दुख उस बात का हुआ कि उनकी बॉडी नहीं मिली, जिससे कि हम लोग इस असमंजस में रहे कि वो उनका अंतिम संस्कार किया जाए अथवा ना किया जाए। फिर भी हम लोग ने 5-6 साल बाद जो है उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। गम के साथ साथ अब परिवार को खुशी है कि वो शहीद चंद्रशेखर के अंतिम दर्शन करेंगे, क्योंकि 38 साल पहले बिना पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार कर दिया गया था और अब पूरे राजकीय सम्मान के साथ चित्रशाला घाट में अंतिम संस्कार की तैयारी है। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। और चलिए इस खबर पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए अंकित शाह संवाददाता इस वक्त सीधा हल्द्वानी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि देखिए परिवार का इंतजार तो खत्म हो गया है, लेकिन 38 साल का समय आखिरकार कैसे और क्यों लगा? देखिए, आपको बता दें कि आज राष्ट्र नायक शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचेगा और मैं उनके आवास के बाहर ही हूं और यहाँ पर उनके परिवार वालों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। और आपने का जवाब पूछा कि इतने देर में क्यों पहुंचेगा, क्योंकि जो पार्थिव शरीर 38 साल के बाद आ रहा है। 19 कुमाऊं रेजिमेंट में ये तैनात थे और एम्बुलेंस आने की वजह से लगभग 19 जवानों के शहीद हो गए थे, जिसमें 14 जवानों की डेड बॉडी मिल गई थी, लेकिन 5 जवानों की डेड बॉडी नहीं मिली थी, जिसमें चंद्रप्रकाश हरबोला थे। वहीं कल जैसे इस परिवार वालों को सूचना मिली तो तुरंत आनन फानन में यहाँ पर प्रशासनिक अमला आ गया और आज करीबन 11 बजे पार्थिव शरीर यहाँ उनका पहुँचेगा और उनके दर्शन यहाँ पर परिवार वाले कर पाएंगे, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद उनका बिल्कुल अंकित, ये समझा जा सकता है अवलांच यानी हिमस्खलन के दौरान उनकी मृत्यु हुई, वो शहीद हुए, लेकिन बर्फ में दबे रहने की वजह से डेड बॉडी अभी तक प्रिजर्व रह पाई है, बच पाई है, और यही वजह है कि आज परिवार 38 साल बाद उनके अंतिम दर्शन करेगा। शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।